इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे आज दिन भर की बड़ी खबरों की। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। पहली खबर करनाल से जुड़ी हुई है, जहां पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल पहुंचे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण मीटिंग ली। संगठन के पदाधिकारियों और मंडल अध्यक्षों के साथ अहम बैठक की। ये बैठक जिला बीजेपी कार्यालय कर्णकमल में आयोजित की गई, जिसमें राज्यसभा सांसद संजय भाटिया भी मौजूद रहे। बैठक में संगठनात्मक मजबूती के साथ साथ विकास और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई। करनाल में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भारतीय जनता पार्टी के जिला पदाधिकारियों और मंडल अध्यक्षों के साथ एक अहम बैठक की। ये बैठक बीजेपी जिला कार्यालय कर्णकमल में आयोजित की गई, जिसमें राज्यसभा सांसद संजय भाटिया भी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा की गई और जमीनी स्तर पर पार्टी के कामकाज को लेकर चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए उनकी समस्याएं और सुझाव भी सुने। उन्होंने बताया कि प्रदूषण कम करने की दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है और इस पर कई योजनाएं प्रभावी रूप से लागू की जा रही हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भी देश में कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम चल रहा है, जिससे भविष्य में ऊर्जा जरूरतों को मजबूती मिलेगी। कार्यकर्ताओं को मिलने का एक समय निर्धारित किया आज मैंने, और बड़ी मात्रा में कार्यकर्ता पहले रेस्ट हाउस में भी और फिर यहाँ भी सब लोगों की अपेक्षा होती है। जब आते हैं तो मिलने जुलने के लिए कुछ उनके व्यक्तिगत काम होते हैं, कुछ सहज सद्भावना से भी मिलने आते हैं। इस नाते से एक अच्छा समय 4-5 घंटे का लगाया है। पहले केवल थर्मल के ऊपर हम डिपेंड होते थे, लेकिन जब पता ये ध्यान में आया कि प्रदूषण को कम करने के लिए हमको सोलर और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को ज्यादा बढ़ाना होगा, तो हमने थर्मल भी देश भर में इसको बढ़ाया है। आरई के नाते से अब हमारा नॉन फोसिल पावर का शेयर ये फोसिल से बढ़ गया है। अब 54% के लगभग नॉन फोसिल पावर हो गई है, और इस क्रम को जैसे जैसे डिमांड बढ़ती रहेगी वैसे वैसे हम चाहे सोलर हो अथवा हाइड्रो हो इसको बढ़ाएंगे। सोलर चूंकि दिन में मिलता है केवल, इसलिए उसको पीक आवर्स में उपयोग करने के लिए स्टोरेज के ऊपर जाएंगे। बैटरी स्टोरेज है या पंप स्टोरेज है, ऐसे सिस्टम भी अब तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि एआई और डाटा सेंटर और ईवीज इनको मिलाकर के 30 गीगावाट यानी 30,000 मेगावाट इस पावर की खपत और ज्यादा जरूरत पड़ेगी। उसमें बाकी सोर्सेज भी लागू होंगे, और साथ में जैसा बताया कि न्यूक्लियर पावर इसके प्रोजेक्ट भी पहले से तो चल रहे हैं, लेकिन पहले केवल सरकारी एजेंसियां उसको ओन करती थी। 9 गीगावाट पहले से चल रही है, 8 गीगावाट पाइपलाइन में है, लेकिन अब प्राइवेट भी, क्योंकि शांति एक्ट जो पास हुआ है उसके कारण से प्राइवेट वालों को भी थोड़ी उसमें राहत मिली है। प्राइवेट एंटरप्रेन्योर भी न्यूक्लियर पावर में आएंगे। 2047 तक 100 गीगावाट का टारगेट है कि 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर से बने। फिलहाल बैठक को संगठनात्मक दृष्टि से अहम माना जा रहा है, जिसमें कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेकर आगे की रणनीति तय करने पर जोर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा निवास में मुख्यमंत्री, सुशासन सहयोगियों और विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ एक अहम समीक्षा बैठक की। बैठक में सीएम ने स्वास्थ्य सेवाओं, स्वच्छता, शिक्षा, सुशासन और जल प्रबंधन को और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए अधिकारियों को कई कड़े दिशा निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री ने मानसून के मद्देनजर शहरी स्थानीय निकायों के तहत आने वाले सभी बड़े नालों और ड्रेनों की सफाई का काम 30 जून तक हर हाल में पूरा करने के सख्त आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही प्रदेश के सभी सरकारी दफ्तरों और जिला स्तर के कार्यालय में ई ऑफिस प्रणाली को अनिवार्य रूप से लागू करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने नगर निगम आयुक्तों को शहरी स्थानीय निकायों और वार्डों के स्वच्छता रैंकिंग तैयार करने के निर्देश दिए हैं, जिसके तहत आगामी 2 अक्टूबर को उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले वार्डों और सफाई कर्मचारियों को विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा। वहीं स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी सरकारी अस्पतालों को अधिक सक्षम बनाने और मरीजों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल पोर्टल से जोड़ने पर विशेष जोर दिया गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता का बहादुरगढ़ पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। अर्चना गुप्ता ट्रैक्टर चलाकर कार्यक्रम स्थल तक पहुंची, जहां बड़ी संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से अभिनंदन किया।
पत्रकारों से बात करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के पास न कोई नेता है, न नियत है और न ही कोई विचारधारा है। कांग्रेस पार्टी केवल परिवारवाद के आधार पर खड़ी है और उसके नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अर्चना गुप्ता ने आरोप लगाया कि कांग्रेस केवल फेक नैरेटिव फैलाने का काम कर रही है और भाजपा व आरएसएस की आलोचना करते करते देश की निंदा करने लगती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से भाजपा को कोई चुनौती नहीं है। साथ ही उन्होंने पार्टी की आगामी रणनीति पर कहा कि पूरा फोकस हारी हुई सीट पर जीत हासिल करना है। SIR की प्रक्रिया पूरे हरियाणा में चली हुई है, तो हमने सबने मिलके वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण करना है और झज्जर जिले की जो चारों सीटों पे आज हमारे विधायक नहीं हैं, आने वाले चुनावों में हम सब कार्यकर्ता यहाँ मजबूती से काम करेंगे और नए लोगों को पार्टी में जोड़ेंगे ताकि अगली बार हम यहाँ की चारों सीटें जीत कर भारतीय जनता पार्टी के संगठन की झोली में डालने में कामयाब हो। ऐसी उम्मीदें तो यही है कि जो 42 विधानसभा हमने हारी है, 5 लोकसभा हमने हारी है, हम वहां पर जीते, यही उम्मीद है। और आज एक जो मजबूत विपक्ष की भूमिका उनको निभानी चाहिए, वो विपक्ष की भूमिका ना निभाकर हर समय एक फेक नैरेटिव वो लोग लेकर आते हैं और उस फेक नैरेटिव को लाते लाते वो भारतीय जनता पार्टी की निंदा करते करते, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की निंदा करते करते विदेश में जाके भारत की ही निंदा कराते हैं। विदेश में जाकर जिस भारत ने उनको सब कुछ दिया, जिस भारत ने उनको इतने समय तक जिस भारत के ऊपर उन्होंने शासन किया, उसी भारत को वो बेच के विदेश में आ जाते हैं, उसी भारत की छवि को धूमिल करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस से हमें कोई चुनौती है, क्योंकि उनका कार्यकर्ता भी विचार पे नहीं खड़ा हुआ। हमारा चाहे हमारे प्रधानमंत्री हो, चाहे हमारे मुख्यमंत्री हो, सब हमारे कार्यकर्ता हैं और सब ये कहते हैं कि हम शासन करने के लिए नहीं आए, हम सेवा करने के लिए आए हैं। वो सब कहते हैं मैं प्रधान सेवक हूँ, मैं मुख्य सेवक हूँ। तो हमारा कार्यकर्ता लगातार सेवा की भूमिका में रहता है। ये फर्क है उनमें और हमें। अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर उठ रहे सवालों के बीच हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। अंबाला में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि आज जो लोग चढ़ावे पर सवाल उठा रहे हैं वही कभी राम मंदिर निर्माण के विरोध में थे। इस दौरान उन्होंने राम मंदिर आंदोलन के संघर्षपूर्ण दिनों को याद करते हुए भावुक अंदाज में अपनी बात रखी। रिपोर्ट देखिए। अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर उठे सवालों पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने विपक्ष पर कड़ा पलटवार किया। अंबाला में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आज जो लोग चढ़ावे पर सवाल उठा रहे हैं वो कभी अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के विरोध में खड़े थे। अनिल विज ने आरोप लगाया कि ये पूरा विवाद राजनीतिक मंशा से खड़ा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस मामले में कानून पूरी सख्ती से काम करेगा और दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। विज ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में कानून व्यवस्था मजबूत है, इसलिए गलत करने वाले लोगों को सजा मिलेगी। राम मंदिर आंदोलन के दिनों को याद करते हुए कैबिनेट मंत्री भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई है और इसके लिए 19 दिन जेल में भी रह चुके हैं, साथ ही पुलिस की लाठियां भी झेली हैं। विज ने आगे कहा कि कुछ लोग सनातन पर सवाल उठाकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो भी अनियमितता करेगा उसे सिर्फ कानून ही नहीं बल्कि आस्था के स्तर पर भी परिणाम भुगतने होंगे। राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर वही लोग शोर मचा रहे हैं जो चाहते नहीं थे कि राम मंदिर बने। इनको इतनी समझ नहीं है कि राम मंदिर है उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है योगी और उत्तर प्रदेश है भारत में, भारत का प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। ना छोड़े योगी, ना छोड़े मोदी किसी को। और फिर चोरी हुई है भगवान राम की। भगवान राम की पहले भी चोरी हुई थी, सीता माता का हरण करके ले गए थे, रावण ने की थी। उसके घर में दिया जलाने वाला नहीं रहा था रावण के घर में। इनको
कोर्ट से भी सजा मिलेगी, कानून से भी सजा मिलेगी, और भगवान राम तो बख्शने वाले इनको है ही नहीं किसी भी हालत में। ये जो लोग शोर मचा रहे हैं, ये नहीं चाहते थे मंदिर बने, और इनको दुख भी नहीं है। ये तो एक तरह से कटाक्ष कर रहे हैं, सनातन का मजाक उड़ाना चाहते हैं। दुख तो हमारे जैसे लोगों को है जिन्होंने जेलें काटी। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावे को लेकर जारी विवाद अब राजनीतिक रंग लेता जा रहा है और अनिल विज के इस बयान ने सियासी माहौल को और अधिक गर्म कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। हरियाणा के पंचकुला में देर रात उस समय तनाव फैल गया जब सेक्टर 5 स्थित धरना स्थल पर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के अभ्यर्थियों के प्रदर्शन को हटाने की कार्रवाई के आरोप सामने आए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि लंबे समय से चल रहे धरने के दौरान पुलिस ने अचानक कार्रवाई करते हुए टेंट उखाड़ दिए और कई अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया। खबर है कि एचपीएससी अभ्यर्थियों को पुलिस ने हिरासत में लिया और सेक्टर 6 अस्पताल में उनका मेडिकल कराया गया। कई संगठनों ने अभ्यर्थियों को समर्थन दिया है। रिपोर्ट देखिए। पंचकुला के सेक्टर 5 में देर रात उस समय माहौल गर्मा गया जब हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के अभ्यर्थियों के लंबे समय से चल रहे धरने को हटाने की कार्रवाई की गई। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि ये कदम अचानक उठाया गया और बिना किसी पूर्व सूचना के पूरे धरना स्थल को खाली कराया गया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि कार्रवाई के दौरान पुलिस ने टेंट उखाड़ दिए और कई अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया गया। कुछ अभ्यर्थियों का यह भी कहना है कि विरोध के दौरान महिला प्रदर्शनकारियों के साथ धक्का मुक्की हुई और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए बल प्रयोग किया गया। हम 18 जून 2026 से आमरण अनशन पर सेक्टर 5 पंचकुला जो जंतर मंतर स्थल है वहां पर ठहरे हुए थे पंचकुला में, हरियाणा के अंदर। और 8 दिन तक प्रशासन की तरफ से कोई भी हमारे पास नहीं आया। हमारे महिला साथी आमरण अनशन में जो बैठे थे उनकी लगातार तबीयत बिगड़ती रही। और कल जब हमारा मुद्दा हाईलाइट हुआ मीडिया की तरफ से तो कुछ प्रशासन के अधिकारी हमारे साथ बात करने आए पर कहा कि हमारा आपका मुद्दा सोल्व करेंगे। पर मैं बताती हूँ आपको सोल्व कैसे किया हमारा मुद्दा। देर रात 11:30 बजे के करीब एक बलपूर्वक सेना लेकर आए गए और हमारे शिविर तंबू थे वो उखाड़ कर वहां से फेंक दिए गए हैं। और जो हमारी महिला साथी थी उनके पर बहुत ही लाठीचार्ज हुआ है। उनको घसीटते हुए पीटते हुए सरकार के जो पुलिस कर्मचारी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और हमारे पुरुष साथियों को भी बहुत ही बुरी तरह से पीटते हुए रात 11:30-12 बजे के करीब उनको भी डिटेन कर लिया गया है और उनके फोन को जो है जब्त कर लिया गया है। वहीं इस पूरे मामले ने अब सियासी रंग भी ले लिया है। विपक्षी दलों ने सरकार पर सवाल उठाते हुए इसे युवाओं की आवाज दबाने की कोशिश बताया। पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हाल ही में धरना स्थल पर पहुंचकर अभ्यर्थियों से मुलाकात की थी। उनकी मांगों को उचित बताते हुए सरकार से तुरंत समाधान निकालने की अपील की थी। मैं कह चुका हूँ ये जो हरियाणा में जिस प्रकार से एचपीएससी कार्य कर रही है, एक तो क्लास ए और बी मेजोरिटी बाहर के उनको लगा रही है, जबकि हमारे पूरे वो हैं इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है। और ये खास तौर पे उसका नतीजा ये होता है बैकवर्ड क्लास के शेड्यूल कास्ट की वैकेंसी नहीं भरी जाती, कहीं 35% करा देते हैं। एचपीएससी का रवैया ठीक नहीं है। तो एक जो कुछ ये बैठे हैं हमारे बंदे, इनको मैंने यही कहा है कि बेटा तुम ये कोई समाधान नहीं है, लड़ाई हम लड़ेंगे, छोड़ो हमारे को दो, हम तुम्हारी बात उठाएंगे, असेंबली भी उठाएंगे और जगह लड़ाएंगे। और इनसे भी मेरा सबसे निवेदन है ये छोड़ दें, इनकी लड़ाई लड़ेंगे। और जो जाती है सरकार से भी है, तुरंत एक कमेटी बना के इनसे बात करके जो बात है, जब बैकवर्ड सर्टिफिकेट है, फाइनेंशियल ईयर है तो मानना चाहिए। पहले भी तो मानते हैं, पहले सिलेक्शन देखो, हमारे समय में सिलेक्शन होते हैं, माना इंटरव्यू के टाइम माना जाता है। अपने नए को पीछे लटकाने का काम न करें, तुरंत इसका समाधान निकालें। जो एचपीएससी है ये भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। नगद करोड़ों रुपए पकड़े गए हैं,
जितनी क्लास ए और बी की सिलेक्शन हुई है वो जो अच्छी अच्छी नौकरियां हैं बाहर के ज्यादा बने रहते हैं कि हमारे समय में सिलेक्शन होती थी, कोई बच्चा सिलेक्ट हो जाता तो इंटरव्यू के टाइम पे वो अपना सर्टिफिकेट कोई हो ज्वाइनिंग से पहले सर्टिफिकेट देना पड़ता। अब कह रहे जी सेम फाइनेंशियल ईयर का सर्टिफिकेट नहीं मांगते, सिलेक्शन हुई है क्योंकि क्रीमी लेयर और बैकवर्ड क्लास का देना वो देना था। तो मैंने उनको कहा है कि भाई ये कोई समाधान नहीं जो आम और मंचन पे बैठे हो। उनको तो मैंने कहा ये मत करो, बाकी तुम्हारी आवाज उठाएंगे, अपने मीडिया के साथियों से भी कहेंगे वो तुम्हारी आवाज उठाए, जो वाजिब बात है माननी चाहिए। सरकार को तुरंत एक हाई पावर कमेटी बनानी। धरना हटाने की इस कार्रवाई के बाद इलाके में तनाव की स्थिति बनी रही और मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। फिलहाल प्रशासन की ओर से इस पूरे घटनाक्रम पर कोई विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई, जबकि अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर अभी भी आंदोलन जारी रखने की बात कह रहे हैं। ये हैं अभ्यर्थियों की प्रमुख मांगे। परीक्षा में लागू न्यूनतम 35% अंक की शर्त को खत्म किया जाए। कास्ट सर्टिफिकेट संबंधी कारणों से पीजीटी भर्ती से बाहर किए गए ओबीसी और ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए। साक्षात्कार के लिए कॉल करने की सीमा को बढ़ाया जाए। हरियाणा से बाहर के उम्मीदवारों के चयन पर रोक लगाई जाए। इस बीच तस्वीरें आई कि एचपीएससी अभ्यर्थियों को पुलिस ने हिरासत में लिया, जिसके बाद सेक्टर 6 अस्पताल में उनका मेडिकल करवाया गया। इस पुलिसिया कार्रवाई से अभ्यर्थियों में रोष है और इसी बीच कई संगठनों ने अभ्यर्थियों को समर्थन दिया है। हांसी के चैनत गांव में लंबे समय से चली आ रही पेयजल समस्या को लेकर अब सरकार की ओर से समाधान की दिशा में कदम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और धरना कमेटी के बीच हुई बैठक सकारात्मक और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुई, जिसमें गांव की पानी की समस्या सहित कई विकास मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई है। रिपोर्ट देखिए। हांसी के चैनत गांव में पेयजल संकट को लेकर उठे विवाद के बीच अब समाधान की उम्मीद जगी है। कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और धरना कमेटी के प्रतिनिधियों के बीच हुई बैठक सकारात्मक माहौल में हुई, जिसमें गांव की जल समस्या को प्राथमिकता से उठाया गया। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि भाखड़ा नहर से चैनत गांव तक अलग पाइपलाइन बिछाई जाएगी, जिससे ग्रामीणों को पर्याप्त और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जा सकेगा। मंत्री ने कहा कि सरकार गांव के विकास और मूलभूत सुविधाओं को लेकर गंभीर है और इस दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि वे किसी के बहकावे में न आए और समाधान की प्रक्रिया पर भरोसा रखें। साहब ने सभी जो कमेटी के मेंबर थे और जो मौजूद लोग थे गांव से और भी कई, उन सब से बुला करके और विस्तार से सारी बातें माननीय सीएम साहब के सामने हुई और सीएम साहब ने बड़े उदार दिल से सारी बातें उनसे करी और उनको ये बताने का काम भी किया कि जो पानी का जो मामला है, सरकार चैनत गांव को पूरा पानी देना चाहती है और जितना पानी उनको जरूरत है उससे डेढ़ा पानी भी जो है देने का बात माननीय सीएम साहब के उनको बताई। और मोस्टली लोग जो कमेटी के लोग थे, जो गांव के लोग थे, वो इस बात से सहमत भी हुए। चैनत पंचायत को 1 करोड़ रुपए की घोषणा की कि 1 करोड़ रुपए अभी देते हैं। जैसे उन्होंने निमंत्रण दिया सीएम साहब को कि आप चैनत गांव के अंदर आए और सीएम साहब ने शहर से उस बात को स्वीकार किया कि मैं चैनत गांव के अंदर आऊंगा, जल्दी टाइम रख करके आप इसको धरने को समाप्त करें कि किसी के बहकाने के अंदर ना आए। पानी आपको पूरा मिलेगा, उसी भाखड़ा नहर से मिलेगा। और उनको ये भी बता दिया कि हांसी से पानी आने से पहले चैनत गांव को अलग से लाइन बिछा करके पानी देने का काम करेंगे।
चयनित गांव की पानी समस्या को लेकर भले ही समाधान की दिशा में बातचीत आगे बढ़ी हो, लेकिन अब नजर इस बात पर टिकी है कि जमीनी स्तर पर यह योजना कब तक लागू होती है। ग्रामीणों को उम्मीद है कि जल्द ही उन्हें लंबे समय से चली आ रही पेयजल परेशानी से राहत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। फरीदाबाद से एक बड़ी और चौंकाने वाली लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां सेक्टर 8 थाने के मालखाने से 32 लाइसेंसी हथियार रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। हालांकि बाद में क्राइम ब्रांच ने सभी हथियार बरामद कर लिए हैं और इस मामले में 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं मालखाना इंचार्ज एएसआई को सस्पेंड कर दिया गया है। रिपोर्ट देखिए। फरीदाबाद के सेक्टर 8 थाना क्षेत्र से पुलिस व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा करने वाला मामला सामने आया। जानकारी के अनुसार थाने के मालखाने से 32 लाइसेंसी हथियार संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गए थे। इस घटना का खुलासा करीब 2 महीने बाद हुआ, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए क्राइम ब्रांच ने जांच शुरू की और त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी 32 हथियारों को बरामद कर लिया। जांच के दौरान 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि मालखाना इंचार्ज एएसआई को लापरवाही के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की विस्तृत जांच कर रही है कि इतनी बड़ी संख्या में हथियार मालखाने से बाहर कैसे पहुंचे और इस लापरवाही में कौन कौन शामिल हो सकता है। जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये काफ़ी पुराना मामला है। लगभग 2 महीने पहले इसमें एफआईआर दर्ज हुई थी और ये जो घटनाक्रम है ये फरवरी मार्च का जो सामने आया है। तो इसमें मैं बताऊंगा कि 9 मई को प्रबंधक थाना सेक्टर 8 राजवीर सिंह द्वारा जो मालखाना था उसका निरीक्षण किया गया। तो निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उसमें कुछ वेपन्स हैं जो वो गायब मिले। तो इसके आधार पर उसमें थाना में शिकायत दर्ज की गई थी और मामला दर्ज किया गया, अनुसंधान आरंभ किया गया था। कितने हथियार गायब मिले? जी, जो रिकॉर्ड जो एफआईआर में बताया गया 32 हथियार जो थे, वेपन्स थे, वो गायब बताए गए थे। तो उसके आधार पर थाना में अभियोग पंजीकृत करके अनुसंधान आरंभ किया गया था। जी, जो मालखाना इंचार्ज था उसका नाम विजेंद्र एएसआई है। उसको उसमें जो मामले में उसकी लापरवाही पाई गई, लापरवाही में पाते हुए उसके खिलाफ हमने डिपार्टमेंट इंक्वायरी शुरू कर दी और उसको सस्पेंड कर दिया। क्या लापरवाही थी उनकी? जी, उसके पास ये लापरवाही थी कि उसके द्वारा जो उस लड़के से मालखाने में काम कराया जाता था, जो कि प्राइवेट व्यक्ति था, बल्कि जो मालखाना एक बड़ी संवेदनशील जगह होती है, उसमें स्वयं पे की निगरानी होनी चाहिए, परंतु उसके द्वारा उस लड़के से उसमें रिकॉर्ड मेंटेन कराया जाता था। इसकी उसमें लापरवाही पाई गई थी और इस वजह से उसको सस्पेंड किया। उसकी डिपार्टमेंट इंक्वायरी खोली गई है। नहीं, इसमें इन्वेस्टिगेशन में किसी भी पुलिस कर्मचारी की इसमें मिलीभगत नहीं पाई गई है। तकनीकी सहायता से हमने केस को वर्कआउट किया है। जो थाने के सीसीटीवी फुटेज थे उनको पिछले 2-3 महीने के सीसीटीवी फुटेज को चेक किया गया है। उन सीसीटीवी फुटेज में पाया गया है कि जो मोनू जो अप्रेंटिस का काम करता था थाने में कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पर, और जो करनेरा गांव का रहने वाला, उसके द्वारा वहां से वो एक 2-2 करके वो वेपन्स वहां से निकाले गए। पुलिस ने पूरे मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है। साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में हथियार आखिर मालखाने से बाहर कैसे पहुंचे। इस घटना ने पुलिस की कार्यप्रणाली और सुरक्षा व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। पानीपत में एक शादी समारोह के दौरान एसी चलाने को लेकर हुआ विवाद अब मारपीट तक पहुंच गया। मामला होटल मालिक के बेटे और कुछ लोगों के बीच कहासुनी से शुरू होकर हाथापाई में तब्दील हो गया, जिसमें 15 से 20 लोगों पर हमला करने के आरोप लगाए गए हैं। रिपोर्ट देखिए। पानीपत में एक शादी समारोह उस वक्त विवाद का केंद्र बन गया जब एसी चलाने को लेकर शुरू हुआ मामूली सा झगड़ा देखते ही देखते हिंसक मारपीट में बदल गया। मामला शहर के एक गार्डन में आयोजित समारोह का है, जहां होटल मालिक के बेटे और कुछ मेहमानों के बीच कहासुनी हुई। आरोप है कि विवाद बढ़ने के बाद करीब 15 से 20 लोगों ने मिलकर होटल मालिक के बेटे पर हमला कर दिया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई और शादी का माहौल तनाव में बदल गया। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई, जो अब जांच में अहम सबूत माना जा रहा है। घटना के बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। एक पक्ष का कहना है कि सुनियोजित हमला था, जबकि दूसरा पक्ष इसे गलतफहमी से उपजा विवाद बता रहा है।
फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज और दोनों पक्षों के बयानों के आधार पर पूरे मामले की जांच कर रही है। एंड फंक्शन के बीच में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, थोड़ा एसी का कोई इशू था बिकॉज ऑफ द वेदर, जबकि हमारे एसीज वगैरह टीम लगी हुई थी। इनफैक्ट मैं खुद भी खड़ा होकर उसको रेक्टिफाई करवा रहा था। तो ठीक है, जाहिर सी बात है, गेस्ट थोड़ा वो कर रहे थे, ऑब्जेक्ट कर रहे थे। इन्होंने यही समझाया कि सर आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड योर पॉइंट एंड इसमें हमारी टीम्स लगे हुए हैं, बट वो वायलेंट हो रहे थे। पहले उन्होंने तेज आवाज़ की, फिर गाली गलौज की। मैंने उन्हें रिक्वेस्ट किया कि सर प्लीज़ आप ऐसे बात कर रहे हैं, ऐसे तो बात बन नहीं पाएगी। आई अंडरस्टैंड कि आपको प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉब्लम हमें भी हो रही है, इसमें थोड़ी बेइज्जती वाली बात आपके लिए भी है और उससे कहीं ज़्यादा हमारे लिए, क्योंकि हमारा ब्रांड सुनाया, बात बढ़ी आगे। दोबारा वो ऑल्टरकेशन, एक बात वो आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट हुई, उन्होंने गाली दी, उन्होंने हमें वेन्यू जलाने की धमकी दी, क्योंकि उनका शाम में भी फंक्शन था हमारे यहाँ। ये चीज़ होने के बाद हमने उन्हें ये समझाया, उन्हें अश्योरेंस दी कि सर शाम को ये नहीं होगी प्रॉब्लम ये, बट वो मेरे को मारने आए एंड वो आए, उन्होंने मेरा ऐसे हाथ ग्रैब किया, वो बेसिकली उन्होंने अटैक किया एंड दैट वाज इट। तब मैंने अपने स्टाफ को ये इंस्ट्रक्शंस दिए कि लाइट्स ऑफ करिए, क्योंकि दिस काइंड ऑफ बिहेवियर इज नॉट एक्सेप्टेबल। मुझे गाली दी एंड वो मेरी तरफ आने लगे एकदम से एंड तू कहते तू करके दिखा फंक्शन बंद, गाली देके, तो मैं बताता हूँ तेरे को। एंड देन ही केम एंड ही अटैक्ड मी। जाहिर सी बात है, उनकी तरफ से पहला अटैक आया, मैंने अपने सेल्फ डिफेंस में बचाने के लिए इधर उधर वो किया, बट एकदम से मेरे ऊपर पूरी भीड़ चढ़ चुकी थी एंड काफ़ी लोग थे। कुछ नहीं, उन्होंने गुंडागर्दी करी है, बदतमीजी कर रहे हैं हमारे साथ। हमारा फंक्शन था और एसी चल नहीं रहे, उसके बाद बकवास कर रहे हैं, बहसबाजी कर रहे हैं, माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं, हमें कह रहे हैं सारे गेस्ट को बाहर निकालो, लाइटें बंद करो, फिर ऊपर से हाथ उठा रहे हैं। बस इस बात पे फिर उन्होंने मारा पीटी करी। हमारे एसी सुबह से बंद पड़े हैं वहाँ पे, इस बात पे मारा पीटी शुरू कर दी उन्होंने। कितने लोग थे वहाँ मारपीट करने वाले? कहीं बोलते थे, उनका मालिक था एक, तो वो वत्सल है, पता नहीं कुछ क्या नाम है उनका। फिलहाल शादी का ये समारोह विवाद और मारपीट के आरोपों के बीच सुर्खियों में है। एसी जैसी छोटी सी बात कैसे 15-20 लोगों की भिड़ंत तक पहुंची, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज और दोनों पक्षों के बयानों के आधार पर पूरे मामले की परतें खोलने में जुटी है। जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि ये मामला सिर्फ कहासुनी का था या इसके पीछे कोई बड़ा विवाद छिपा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश खबर गरम है में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।